कंटेम्प्ट क्या होता है और काइंड ऑफ कंटेम्प्ट क्या है। जो राइट्स एंड ड्यूटीज हमने एडवोकेट की पढ़ी थी अगेंस्ट द कोर्ट, वही कंटेम्प्ट होता है। अगर वो अपनी ड्यूटी को फॉलो ना करे, जो उसकी राइट एंड ड्यूटीज हैं अगेंस्ट द कोर्ट, उन ड्यूटीज को फॉलो ना करे, तो वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो तरह का है, एक सिविल कंटेम्प्ट है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो सिविल कंटेम्प्ट की को बात करेंगे तो कौन सा कंटेम्प्ट होता है सिविल, बताइए एक बार। बोलो, किसी को भी अगर पता है, पढ़ा है किसी ने तो। सर फ्रॉड वगैरह हो गया सिविल में। नहीं नहीं, सिविल में तो वो फ्रॉड वाली तो अलग भी था, ये हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना की बात कर रहे हैं। तो सर कोर्ट कोई की। डिसीजन, कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर हम्म। कोर्ट की को डिग्री नहीं सर। मानना, वो सिविल कंटेम्प्ट होता है सर। हाँ, मतलब कोर्ट का किसी ऑर्डर, किसी जजमेंट को, किसी डिक्री को फॉलो ना करना, वो सिविल कंटेम्प्ट है। अगर हम बोर्ड बात करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो कोर्ट का मर्डर तो करेंगे नहीं हम, जो क्रिमिनल में आएगा। तो कोर्ट का कैसे होगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट? सर उसका उल्लंघन करना, ऑफेंस करना तो। नहीं, मिसबिहेवियर करना कोर्ट में, यस सर। ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करना, ठीक है, जज की रिस्पेक्ट में कुछ वैसा काम कर देना, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, वो जैसे ऊंची आवाज में बात करना मजिस्ट्रेट से, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में चली जाती है। देखो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट बेसिकली क्या होता है, बॉडीली जब इंजर्ड होती है, लेकिन यहाँ पे तो क्रिमिनल में तो बॉडी इंजर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि आप जज की पिटाई तो करोगे नहीं। आप क्या करोगे, मिसबिहेव करोगे, हार्श लैंग्वेज यूज करोगे, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करोगे, वो सब क्रिमिनल में चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल आपने कोर्ट का सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में कोर्ट आपको सजा दे सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं। विलफुल डिसअबॉर्ड, जब आपने जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को ना माना हो, आपके नॉलेज में हो ऑर्डर और आपने ना माना, तब डिसअबॉर्डेंस होगा। अगर आपको पता ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्ट का ऑर्डर था मिस्टर राम के अगेंस्ट निकला, और पुलिस वाला उस संबंध को लेके गया, वो राम के मोहल्ले में पहुंचा, लेकिन राम नहीं मिल पाया उसको, किसने बताया नहीं राम का कौन सा घर है, तो वो ऑर्डर वापस लेके कोर्ट आ गया। तो वो राम को जब ऑर्डर मिला ही नहीं, तो वो डिसअपॉइंट कैसे होगा, वो कंटेम्प्ट में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो ऑर्डर। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, नॉलेज ऑफ ऑर्डर, यानी कि नॉलेज थी नहीं उसको। जब नॉलेज नहीं होगी तो कंटेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर राम को ऑर्डर डिलीवर हो गया और कोर्ट ने बोला 30 तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना है, 30 जनवरी, और वो 30 जनवरी को फिर कोर्ट नहीं आता है बिना किसी वैलिड रीजन के, जानबूझ के वो ऐसा करता है, तो वो डिसअपॉइंटेंस कहलाएगा, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। तो डेलिबरेट डिसऑबेंस है ये, जानबूझ के कोर्ट की बात को ना मानना, इंटेंशनली ऐसा डिसरिस्पेक्ट करना। पब्लिकेशन, कोई ऐसी चीज पब्लिश करना जो कोर्ट के मान सम्मान को हानि पहुंचाती हो, ये भी आपका डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट ही होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होता है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन, मतलब कुछ कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या कोई ऐसी चीज, उसके अगेंस्ट आपने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे पब्लिक को, मतलब कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है या कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोई बाधा आ रही है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया आपका। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वही है, जैसे डिसअवॉइडेंस करना और कोर्ट की डिक्री को, ऑर्डर को ना मानना, वो सिविल कंटेम्प्ट में चला जाता है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में चला जाता है। कोई स्कैंडलाइज कर दिया आपने कोर्ट के खिलाफ, ठीक है, कोई ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी जहाँ पे आपने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया हो, कोर्ट के जस्टिस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया हो, किसी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई पर्सनल अटैक किया हो, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा सिविल और क्रिमिनल कि आपने क्या किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो कंटेम्प्ट होता है हमारा, उसके अंदर हम कुछ डिफेंस भी ले सकते हैं। मतलब हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन हमें सजा नहीं मिल रही, वो हमारा डिफेंस है, प्रिविलेज है। वो क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमें पता ना हो, मान लो कोई ऑर्डर जो है कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट पास किया और हमें पता ना हो उस ऑर्डर को कैसे मानेंगे, तो ये। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंस, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है उस ऑर्डर को पूरा ही करना इम्पॉसिबल हो। कोर्ट ने कुछ ऐसा ऑर्डर दे दिया हो जो इम्पॉसिबल हो उसको पूरा करना, तब भी आप डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ विलफुलनेस, यानी कि आपने जानबूझ के ऐसा ना किया हो, आपको पता ना हो, आपकी अज्ञानता के वश, या आप उसको समझ नहीं पाए, लेकिन आप उसको प्रूव करोगे जब। या आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए कोई ऐसी ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया, तो भी आप उसको ना मानो, क्योंकि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है।
तो इसलिए कोर्ट भी उसको वायलेट नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसलिए आप उसके अगेंस्ट भी जो है वो जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी को कोर्ट भी नहीं छीन सकती आप। तो अगर कोई भी आप कंटेम्प्ट करते हैं कोर्ट का, तो उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। और अब जो ये ऑफेंडर्स होते हैं जो कंटेम्प्ट करते हैं कोर्ट का, ये कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो कोर्ट का ऑफेंड करने वाले, कंटेम्प्ट करने वाले वही लोग होते हैं जिनको कोर्ट से काम पड़ता है। जैसे पार्टीज, जो केस के अंदर पार्टी होती है, जिनको ऑर्डर दे रही है कोर्ट, या जो कोर्ट के अंदर जो पेश हो रहे हैं, जो पेटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, वो सब लोग कोर्ट का डिसअवॉइडेंस कर सकते हैं। या कोर्ट्स के जो अटॉर्नीज होते हैं वो भी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कर सकते हैं। कोई विटनेस है जो कोर्ट में विटनेस देने के लिए आया है, वो कर सकता है। कोई पब्लिक मेंबर है जिसको कोर्ट से कोई वास्ता पड़ रहा है, कोई कोई मतलब कोई लीगल प्रोसीडिंग से वो जुड़ा हुआ है या किसी और तरीके से, वो कर सकता है। कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, कोई भी खबर अगर कोर्ट की कोई मतलब छाप रही है तो उसमें वो डिसअवॉइडेंस कर सकते हैं, इस तरह का। ठीक है, होते कौन कौन से हैं? सिविल और क्रिमिनल दो तरह के होते हैं। दोनों मैंने आपको समझा दिए कि सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए क्या सजा हो सकती है, इसके रेमेडीज क्या है? तो इसके रेमेडीज में पहला क्या है कि जो कंटेम्पनर है, जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, उसकी विड्रॉ की जा सकती है उसकी प्रोसीडिंग को। ठीक है, वो मतलब अगर उसको बचना है इस चीज़ से तो माफ़ी मांग सकता है कोर्ट से, अपोलोगाइज कर सकता है। ठीक है, और कंपनसेशन कर सकता है, कंपेंसेटरी कॉस्ट, उसके ऊपर कॉस्ट लगाती है कोर्ट। कई बार आपने देखा होगा कुछ वकील जो होते हैं वो डेट पर डेट लेते थे, कोर्ट क्या करती है, फाइन लगा देती है, कॉस्ट लगा देती है। तो कॉस्ट लगाना भी एक तरह से यही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचना। विद होल्डिंग ऑफ बेनिफिट, कोई बेनिफिट उसको मिलने वाला है उसको कोर्ट होल्ड करके देती है। ठीक है, कोई भी ऐसी पब्लिकेशन जो मीडिया करती है, तो उस मीडिया के अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। सस्पेंशन ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ अटॉर्नी, कोई अटॉर्नी अगर ऐसा काम करता है तो अटॉर्नी को जो है निकाल सकते हैं, उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? उसको नोटिस इशू किया जाता है, उसको डिफेंस देने का मौका दिया जाता है, अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेशन चलता है उसकी तरफ से, एविडेंस पेश किए जाते हैं। अगर एविडेंस पेश करने के बाद उसको सज़ा मिल जाती है, उसको दोषी पाया जाता है, तो वो राइट टू अपील कर सकता है, अपील पे जाने की भी पावर है उसके पास। कंटेम्प्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर कोई भी ऐसा कंटेम्प्ट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो अपनी आज़ादी के लिए कोर्ट में बोल सकता है, मांग सकता है। इसके अलावा और भी डिफेंस है, जैसे लैक ऑफ नॉलेज, वो कह सकते हैं मुझे तो पता ही नहीं था। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंस, अगर किसी भी जो कंटेम्प्ट है, मतलब कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया हो जिसको पूरा करना ही इम्पॉसिबल हो, तो भी वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकता है, कोर्ट से बोल सकता है कि इस काम को करना इम्पॉसिबल है, इसको परफॉर्म करना। ठीक है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ जाए। ठीक है, या फिर कोई लेजिटिमेट क्रिटिक है, उसने कुछ ऐसी कोर्ट की क्रिटिसिज्म की है जो लेजिटिमेट है, जो वैलिड है, जायज़ है, तो जायज़ अगर वो क्रिटिक कर रहा है, सही कर रहा है, तो फिर कोर्ट उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं दे सकती है। ठीक है, कोई टेक्निकल या प्रोसीजरल मतलब कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग या किसी प्रोसीजर को उसने क्रिटिसाइज किया है और उसके अंदर एक्चुअली वो प्रूव भी कर देता है कि ये कमी है, तो भी उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। अगर उसने ये सारा काम गुड बिलीफ में किया हो, गुड फेथ में किया हो, तब भी उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनेगा। अगर उसने अनड्यू हार्डशिप, मेंटल इनकैपेसिटी की वजह से ऐसा किया है कि वो मेंटली डिस्टर्ब वगैरह है, तब। अब जो सिविल कंटेम्प्ट होते हैं उसकी हम बात करें तो यही जो हमने पीछे पढ़े, सेम यही रीजन इसमें भी आ जाएंगे, जैसे नॉलेज, willful disobedience, एबिलिटी टू comply, अब है इंटेंट टू disobey, सिग्निफाई द एलिगेशन, ये सब इसमें भी आ जाएंगे सिविल के अंदर भी। और अगर हम डिफेंसेस कहें, कंटेम्नर को क्या डिफेंसेस है सिविल के अंदर, तो लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज की कमी थी या उसको नोटिस नहीं मिल पाया, इम्पॉसिबिलिटी, काम जो भी ऑर्डर दिया है कोर्ट ने वो इम्पॉसिबल हो कंप्लाइंस करना, सरकमटेंसेस बदल चुके हो, गुड फेथ में उसने ऐसा काम किया हो, उसकी विलफुल इंटेंशन ऐसी थी नहीं फिर भी हो गया हो, या फिर विड्रॉवल ऑफ आर्ग्यू कंटेम्प्ट, जो भी उसने कंटेम्प्ट किया है वो विड्रॉवल कर ले, उसको वापस ले ले, अपने लिए माफ़ी मांग ले, या वो मेंटली इनकेपेबल हो ये सब करने के लिए। तो अब एक और है इसका, व्हाट इज मीन बाय द कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट।
और कंटेम्प्ट आउटसाइड द कोर्ट, इसे एक्सप्लेन करा। देखो कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट क्या होता है कि आपने डायरेक्टली कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट नहीं किया, आपने कहीं और कंटेम्प्ट किया, लेकिन वो कंटेम्प्ट को कंस्ट्रक्ट करके कोर्ट के सामने ले आए, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट को आपने क्रिटिसाइज कर दिया, इनडायरेक्टली भी किया या डायरेक्टली किया, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं किया, कोर्ट के बाहर किया आपने कंटेम्प्ट। तो जब ऐसा कोई कंटेम्प्ट आपने किया हो जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस हो, जहाँ पे आप मौजूद हो, लेकिन आपने डायरेक्टली कंटेम्प्ट ना करके इनडायरेक्टली कंटेम्प्ट कर दिया, मतलब कोर्ट को तो क्रिटिसाइज आपने किया है, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग है उसको आपने डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट कोई पास कर दी या कुछ बोला है कोर्ट के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में आपके खिलाफ केस तो होगा, लेकिन ये कंटेम्प्ट डायरेक्ट कंटेम्प्ट नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव कंप्लेंट है, कंटेम्प्ट है, जिसको कोर्ट ये मान ले कि कोर्ट की अवमानना है। जैसे मान लो स्कोप, स्कोप की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कोर्ट के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, कोर्ट रूम जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोर्ट के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, लॉयर्स ब्लॉक जुड़े हुए हैं, ये सारे कोर्ट के पार्ट हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करते हैं तो वो कंटेम्प्रेरी स्टेटमेंट होगी जो इनडायरेक्टली रिलेट करेगी कंस्ट्रक्टेड मैनर में कोर्ट की अवमानना। ये नहीं है कि कोर्ट चल रहा है तभी आपने बोला तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, कोर्ट नहीं भी चल रहा है और आपने फिर भी कोर्ट को क्रिटिसाइज किया या उसकी प्रोसीडिंग को क्रिटिसाइज किया और यहाँ पे कोई वैलिड रीजन के बिना आपने ऐसा कर दिया हो, तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। या आपने कोर्ट के किसी ऑर्डर को ना माना हो, डिसओबीडियंस कर दिया हो कोर्ट के ऑर्डर को, कोई पब्लिक स्टेटमेंट आपने पास कर दी, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा दिया, किसी मैगजीन को इंटरव्यू दे दिया और वो छप गया और उसमें आपने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती हो, तो भी उसे हम कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे। यानी कि आपने इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी उसको कोर्ट से रिलेट करके देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं ये इंटेंशनली करें, ऐसा नहीं हो कि आपसे अनइंटेंशन में हो गई हो, इंटेंशनली आपने ऐसा काम किया हो, जानबूझ के किया हो। जुडिशियल डिटर्मिनेशन, इसके अलावा ड्यू प्रोसेस और सेंक्शंस, पेनल्टीज, बैलेंसिंग फ्री स्पीच राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब इसके रीज़न है जो कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट में आते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट का ये मतलब है कि आपने डायरेक्टली तो नहीं बोला, कुछ भी कोर्ट के सामने नहीं बोला, लेकिन जब आपने पीछे से बोला है तो उसमें कोर्ट को रिलेट किया है आपने। तो जहाँ पे आप कोर्ट को संबंधित करके कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। अब जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो हाई कोर्ट या हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब हो सकता है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जहाँ पे हमने हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर दे रखी है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के लिए, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए। यहाँ पे हमने ऐसे व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर सॉरी पनिशमेंट डिसाइड कर रखी है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की अवमानना करता है, उसका कंटेम्प्ट करता है, यानी कि उसके सम्मान में उसकी प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कंटेम्प्ट देखेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के देखें तो सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया। सिविल कंटेम्प्ट होते हैं कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना, कोर्ट ने किसी तरह की प्रोसीडिंग के लिए आपको बुलाया है लेकिन आपने उस प्रोसीडिंग को फॉलो नहीं किया है, वो सब इसके अंदर आ सकता है। अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल और क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट है हमारा, उसमें हम मिसबिहेवियर, हमने कोर्ट के अंदर मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, कोर्ट की किसी ऑर्डर को, प्रोसीडिंग को हमने पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया, किसी न्यूज़पेपर के अंदर अपनी स्पीच आर्टिकल के थ्रू क्रिटिसाइज किया, तो वो क्रिमिनल में आ जाता है। तो हम बात करें टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की, तो हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस क्या है, जो भी मैटर है जो हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी हाई कोर्ट से जुड़े हुए मैटर को आपने क्रिटिसाइज किया है तो आपके ऊपर हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। अगर आपने वही मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग चल रही, कोई कार्रवाई चल रही और आपने उसके ऊपर कुछ एलिगेशन जो अनऑथराइज एलिगेशन है, बिना किसी प्रूफ के आपने कोई ऐसे एलिगेशन लगा दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे पावर जो है वो दोनों की अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अब हम बात करते हैं अपील एंड जुरिडिक्शन की, तो अपील एंड जुरिडिक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस अगर आपका डिसीजन आया, फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी आया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पर जाके, हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद अपील एंड कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो उसी तरह से ये जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनकी अपील एंड कोर्ट भी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगा हुआ है, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी सफाई दी लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना नहीं, आपको पनिशमेंट दे दी, तो आप उसकी
अपील लेके हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यानी कि ये दोनों अपील एंड कोर्ट है इस मामले में भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पीआईएल भी फाइल कर सकते हैं। पीआईएल नॉर्मली उन मैटर से जुड़ी होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, जिसमें डायरेक्टली पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। पब्लिक का मतलब क्या है, तो पब्लिक के डेफिनेशन में इसने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ हाउसेज, मेजोरिटी ऑफ फैमिली उसके अंदर आती है। फॉर एग्जांपल एक इलाके के अंदर 100 फैमिली रहती है, तो उसमें से अगर 25 फैमिली भी इसके लिए तैयार है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने के लिए, तो फाइल हो जाएगी। लेकिन उसी इलाके में अगर 1000 परिवार रहते हैं और केवल 20 परिवार इसको उठा रहे हैं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 25% उसको सपोर्ट करते हो, यानी कि 200 घर या 250 घर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनेगी, या फिर उससे इफेक्ट होते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट ये मान ले कि हाँ इससे अफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ बच्चे आपने देखा भीख मांग रहे हैं सड़क पर रेड लाइट पर, तो आपको बड़ा दया आई उनके ऊपर, तो आपने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी एज एन एडवोकेट कि भाई जो बच्चे ये बैगर हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, इनके रिहेबिलिटेशन की एक पॉलिसी आनी चाहिए। तो कोर्ट इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे एक रेड लाइट पर नहीं, सभी रेड लाइट पे पूरे इंडिया के अंदर है, तो यानी कि एक मेजोरिटी ऑफ पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए तुरंत ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके घर के सामने एक पेड़ है और उस पेड़ को किसी ने काट दिया, तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो भी फाइल हो जाएगी। क्यों फाइल हो जाए? पेड़ तो एक है, लेकिन वैसे ही प्रकृति जो है, इन्वायरमेंट जो है, उसको प्रोटेक्शन करना है। लेकिन अगर आपके पर्सनल घर में पानी नहीं आ रहा है और आप उसको लेके पीआईएल फाइल कर दो, तो फिर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर कोर्ट कहेगी इसको सिविल केस में ले जाओ, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये पीआईएल के अंदर फाइल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके इलाके के अंदर ही पानी नहीं आ रहा, आपके मोहल्ले में ही पानी नहीं आ रहा, फिर आप दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट अगर केस करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि कोर्ट उसको ले लेगी, क्योंकि वो कैसा मैटर हो गया, वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो गया। तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब यह डिफाइन करना एक आंकड़े से तो मुश्किल है कि 100 घर, 2 घर, 50 घर, लेकिन 1/4 जो वहाँ के रेजिडेंट्स है अगर वो सपोर्ट उससे अफेक्टेड हो या उसको सपोर्ट करते हो, तो पीआईएल फाइल हो सकती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, या तो आप राइट एंड ड्यूटीज आपने पहले से अगर राइट एंड ड्यूटीज याद कर रखे हैं, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट अगेंस्ट द कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट जो राइट एंड ड्यूटीज है कोर्ट एडवोकेट के, उसी को अगर वायलेट कर दे, वो उसी का वायलेशन कर दे, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा। तो वो याद कर लो या ये याद कर लो, बात एक ही है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, बार बेंच रिलेशंस क्या होते हैं? तो बार का मतलब क्या होता है और बेंच का मतलब क्या होता है, ये बताइए। बार क्या है और बेंच क्या है? सर यहाँ पर बार का मतलब एडवोकेट से होता है और बेंच का मतलब जजेस। जुडिशरी। तो बार का मतलब है जो भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो बार हो गए, और बेंच मतलब जुडिशरी हो गई, जजेस और मजिस्ट्रेट्स हो गए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है, और सेशनल जजेस, ये सब हो गए इसके अंदर। तो ये सब क्या है? बेंच है। तो बार और बेंच के रिलेशन से ही जुडिशरी चलती है। बार और बेंच दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो जुडिशरी ठीक से चलेगी। तो दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ लॉ, लॉ के लिए, लॉ के डेवलपमेंट के लिए, लॉ के प्रिजर्वेशन के लिए, इन सब के लिए इनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए आपस में, बार और बेंच की। दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पूरी होनी चाहिए। अब रोल क्या क्या है देखो, अगर हम बात करें एडवोकेट की, तो एडवोकेट क्या है? इम्पोर्टेंट पिलर है जस्टिस का। बिना वकील के न्याय नहीं मिल सकता है। अगर हम बोले खाली जज ही न्याय दे देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट होना जरूरी है। तो लीगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो क्लाइंट है उसकी जो भी फीलिंग्स है, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी मांग है, डिमांड है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम एडवोकेट करता है। तो इसलिए एडवोकेट जस्टिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करते हैं लीगल एडवाइजर्स की, तो लीगल एडवाइजर वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली एडवोकेट का रोल तो प्ले नहीं करते, लेकिन इन्होंने भी लॉ की पढ़ाई की होती है और ये एडवाइस करने का काम करते हैं लीगली क्या चीज़ करेक्ट है। ये कंपनीज के अंदर होते हैं, नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, बिजनेस सेक्टर में होते हैं, और कई बार इंडिविजुअल काउंसलर्स भी होते हैं जो इंडिविजुअल एडवाइस देते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर के अंदर। गार्जियन ऑफ राइट, अगर हम बात कर रहे हैं एडवोकेट की या बात कर रहे हैं हम बेंच की, बार या बेंच की, तो ये गार्जियन ऑफ राइट्स है। ये राइट्स को किसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सिटीजन्स के राइट।
जो हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए बार और बेंच दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है। तो जजेस को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि सबके साथ एक जैसा डिसीजन दे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, कानून सबके बराबर रक्षा करेगा। तो ये एडवोकेट का रोल है, एडवोकेट को ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि सबका केस जो है बोले, ऐसा ना हो कोई गरीब व्यक्ति हो जिसके पास पैसे ना हो, तो वो केस कैसे देगा एडवोकेट को, एडवोकेट तो फीस मांगेगा। तो इसके लिए स्टेट उसको वकील प्रोवाइड कराएगा। ऐसे एडवोकेट की फीस जो गरीबों के लिए केस लड़ते हैं वो स्टेट देता है। स्टेट की ये ड्यूटी है कि सबको वकील प्रोवाइड कराए। तो पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेसी भी होती है, जिसे हम PIL कहते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं। ये एडवोकेट्स होते हैं जो ऐसे मैटर को उठाते हैं जो सोशल कॉज से जुड़े होते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम लीगल ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो लीगल ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, मतलब कोर्ट्स में जुड़े हुए लोग। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टाइपिस्ट होते हैं, फोटो स्टेट वाले होते हैं, और तरह के जो लोग होते हैं, जो कैंटीन हो गई, ये सब क्या है, ये लीगल सेक्टर से, यानी कुछ लीगल इन्वायरमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। इन सब की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ओथ कमिश्नर होता है, एफिडेविट साइन करने वाला नोटरी इंस्पेक्टर होता है, नोटरी एडवोकेट होता है। तो ये सबकी ड्यूटी है, सबकी जिम्मेदारी है, सब कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो बार बेंच रिलेशन में इनका भी रोल है। मीडिएटर, नेगोशिएटर, दो बहुत सारे जजेस ऐसे होते हैं जो मीडिएशन में बैठते हैं। वो मजिस्ट्रेट नहीं है लेकिन मीडिएशन करवाते हैं। वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जनरली, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो एक एग्ज़ाम पास करने के बाद मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सब लोगों को किसकी ज़रूरत है, इसको बार बेंच की ज़रूरत है, क्योंकि बार बेंच का काम क्या है, सबको न्याय देना। अब है लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन में भी किसका रोल आता है, बार बेंच। जैसे आपने सुना होगा कि कॉलेज वही अच्छा है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। क्योंकि अगर ऐसे कॉलेज से आपने लॉ कर ली जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आपकी लॉ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको बार एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बार ने कॉलेज को क्या दे रखी है, ऑथराइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन दे रखी है। अगर हम रोल की बात करें कि बेंच का रोल क्या है, बेंच मतलब जजेस का क्या रोल है, तो इम्पार्शियल एजुडिकेटर। जजेस का काम क्या है, इम्पार्शलिटी के साथ डिसीजन देना, मतलब किसी के साथ उनका कोई लेने देना नहीं है। वो केवल न्याय करने के लिए बैठे हैं उस कुर्सी के ऊपर। तो उनको सबके साथ इक्वालिटी बिहेवियर, मतलब इक्वल बिहेवियर करना पड़ेगा, एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें कि जो लॉ हमारे मजिस्ट्रेट है, जजेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है। जैसे माता पिता रक्षा करते हैं अपने बच्चे की, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है, बेंच के पास है, मजिस्ट्रेट के पास है। ये इंटरप्रिटेशन का भी काम करते हैं, जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा अगर एम्बिग्यूटीज है, कंफ्यूजिंग है, एक जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, पता नहीं लग पा रहा, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने का काम जजेस के पास आ जाता है। फिर जजेस उसको बताते हैं कि ये लॉ क्या और किस सेंस में बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। अब है प्रिजर्व ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, जजेस की। क्योंकि सबको न्याय मिले और एक जैसा न्याय मिले, इसकी रक्षा करना या इसकी एप्लीकेबिलिटी करना, लागू करना, ये जजेस की जिम्मेदारी है, जजेस का रोल है। लीगल पॉलिसीज को डेवलप करना, ये भी जज करेंगे। एजुकेटर्स इन लॉ, लॉ के अंदर एजुकेटर्स पैदा करना, क्योंकि देखो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे जो है असेंबलीज होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट्स आते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पीनल एक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं एडवोकेट के साथ। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो लीगल एजुकेटर्स हैं जो लॉ की एजुकेशन दे रहे हैं अपने सबोर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को। अब और भी इसके अंदर है डायनामिक्स ऑफ इंटरेक्शंस, जैसे एडवर्सल सिस्टम, प्रोफेशनलिज्म, कोर्ट रूम एटिकेट्स और लीगल प्रेसिडेंट, एडवोकेसी स्किल, लीगल इंटरप्रिटेशन, क्लैरिफिकेशन, केस प्रिपरेशन, लीगल रिसर्च, ये सब बेंच के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। अब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, आप इतने सारे पॉइंट्स को मत याद करना, आप इसके सिर्फ 10 पॉइंट बना लेना। 10 पॉइंट बेंच के और 10 पॉइंट बार के, जो जरूरी है बार बेंच रिलेशंस के लिए, वो 10-10 पॉइंट दोनों की तरफ से बना लेना, ठीक है। और दोनों की तरफ से देखोगे तो सिमिलर पॉइंट्स भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसे फेयर एजुडिकेशन, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक एंड बैलेंसेस, ये भी दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है। लीगल एवेल्यूशन, एक्सेस ऑफ जस्टिस,
ये दोनों पक्ष में आ सकता है, आप चाहे जजेस की तरफ से लिख दो, चाहे आप एडवोकेट की साइड से लिख दो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करने की ड्यूटी दोनों की है, बार की भी है और बेंच की भी। ठीक है, तो ये बार बेंच रिलेशंस में आप एक काम ये करना है इसके आंसर में, 10 जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बार की तरफ से, 10 जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेंच की तरफ से, उन दोनों को साथ लिख देना और फिर ऐसे फैक्टर्स लिख देना जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो ये आपका टोटल आंसर इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है आपको डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरीके से लीगल प्रोफेशनल डेवलप हुआ है ये बताना है आपको, इसके नेचर और इम्पोर्टेंस भी बताने। अगर हम लीगल प्रोफेशन की बात करें तो लीगल प्रोफेशन का मतलब है एडवोकेसी करना, यानी कि वकालत करना, या फिर लीगल एडवाइज़र बन जाना, काउंसलर बन जाना। ये सब किस में आता है? आपका लीगल प्रोफेशन में आता है। जैसे कंपनियों के अंदर लीगल एडवाइजर्स होते हैं, वो सब भी इसी के अंदर जुड़े हुए होते हैं, वो भी लॉ की एजुकेशन लेते हैं। तो लीगल प्रोफेशंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सर्विस ओरिएंटेड, मतलब आपकी सोच जो है लीगल प्रोफेशन से अगर जुड़ी हुई है तो सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए। लॉयर जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे? लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे और एडवाइस करेंगे इंडिविजुअल को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा ये है एडवाइजरल एंड एडवोकेसी रोल, गार्जियनशिप राइट, प्रॉब्लम सॉल्वर, एथिकल स्टीवर्ड्स और डाइवर्स स्पेशलाइजेशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, कंटिन्यूस लर्निंग। ये जितने भी पॉइंट हैं आपको इसको मिला के कुछ 5 पॉइंट के आसपास आप याद कर लेना, ज़्यादा पॉइंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब लीगल प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लीगल प्रोफेशन होना जरूरी है, प्रोफेशनल्स होना क्यों जरूरी है? तो पहली बात, एक्सेस ऑफ जस्टिस, अगर लीगल प्रोफेशनल होंगे तभी सबको न्याय मिल पाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो राइट्स हैं ऑर्डनरी सिटीजन्स के, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी किसके पास है? प्रोफेशनल्स के पास है, ये लीगल एक्सपर्ट्स के पास है, वकीलों के पास है। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कैसे जाओगे? किसी एडवोकेट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करोगे अपने पक्ष को। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ, लॉ के रूल्स को फॉलो करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये जिम्मेदारी भी इसी की है। अब है लीगल सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, तो लीगल सर्टेनिटी जो है या लीगल जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी? ये एडवोकेट और बेंच दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसको सॉल्व करना। सोशल जस्टिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब इसकी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस तरह से लीगल प्रोफेशन डेवलप हुआ है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारा जो लीगल प्रोफेशन है वो 1774 से शुरू हुआ था कलकत्ता से, जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार जो है यहाँ पे लॉ की फॉर्मल एजुकेशन शुरू की थी, तब से ये शुरू हुआ यहाँ पे लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन की बात करें तो पहला लॉ कॉलेज जब इंडिया में बना तो वो कब बना? 1791 में बना पहला लॉ कॉलेज इंडिया का। और ऐसे और भी जो लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो बिफोर फ्रीडम बन गए थे, मतलब आज़ादी से पहले बन चुके थे। और जो हमारा एडवोकेट एक्ट आया वो 1961 में आया, जब हमें ये महसूस किया कि बहुत सारी डिस्कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बार बेंच के रिलेशंस की, उनको दूर करने के लिए एक प्रॉपर एक्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल रेगुलेशंस की बात करें तो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको टाइम टू टाइम जो है चेक करने के लिए वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब के लिए जो है एक रेगुलेशन बोर्ड होना चाहिए। अब है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आएगा क्योंकि लॉयर्स ही इसको फाइल करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, जहाँ पे उनको जस्टिस चाहिए होता है मैनेजमेंट ग्रुप के लिए। अब ग्लोबलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ, अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को, लीगल मैटर को, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स हैव अडॉप्टेड टू दीज चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल और लीगल प्रैक्टिस, जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो लीगल प्रैक्टिस में भी एंटर कर गई है। अब जो हमारे जो, जैसे अब हमें गूगल पे सर्च कर ले कोई भी सेक्शन, तुरंत निकल के आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से ऑनलाइन केस मैनेजमेंट, वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग, टेक्नोलॉजी हैज चेंज एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन द लीगल प्रोसीडिंग। सोशल जस्टिस एडवोकेसी,
सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जरूरी हो गया है। इसके चैलेंजेस बात करें, क्या चैलेंजेस सामने, तो एक्सेस टू जस्टिस, सबको जस्टिस दिलाना, ये चैलेंज है। लीगल एजुकेशनल क्वालिटी, जेंडर रिप्रेजेंटेशन, एथिकल कंडक्ट और टेक्नोलॉजी इंस्टाग्राम सॉरी इंटीग्रेशन और लीगल एड एंड प्रो बोनो सर्विसेज। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो बताइए वो कैसे बना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन क्या है, वो किस तरह से गठित किया गया है। तो बार काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर। यहाँ पे जो सबसे ऊपर की एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो लीगल प्रोफेशन को डील करती है, लीगल एजुकेशन को डील करती है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया is detailed in the Advocacy Act, which provides for establishment, composition, power, and functions of the bar relations. अब है establishment and the legal framework. इसको establish कैसे करेंगे, मतलब जो हमारा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है कैसे established है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर बनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1961 को। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है कंपोजिशन में, पहला क्या, इलेक्टेड मेंबर, वो मेंबर्स वकील हैं जो जो इलेक्ट होके आते हैं। जो भी स्टेट बार काउंसिल है उसके इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में उसका सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर सेक्रेटरी, लेडी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये सब लोग चुन के आते हैं एडवोकेट्स के वोट के थ्रू। अब है नॉमिनेशन बाय द स्टेट बार काउंसिल, जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है एज ए कैंडिडेट, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, कहाँ फाइल करेगा, स्टेट बार काउंसिल में। एक्स ऑफिस मेंबर की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके एक्स ऑफिस मेंबर है बार काउंसिल के। दे आर पार्ट ऑफ द काउंसिल, ये काउंसिल के पार्ट भी रहे हैं। को ऑप्टेड मेंबर, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो को ऑप्ट कर लेते हैं। को ऑप्ट का मतलब दो मेंबर है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अमॉन्ग द एडवोकेट, जो एडवोकेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सटेंड ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ। टर्म्स ऑफ ऑफिस, अगर हम इस ऑफिस के टर्म्स की बात करें कि कितने समय के लिए ये होता है, तो ये कितने टाइम के लिए होता है, ये होता है आपका 2 मेंबर बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग एडवोकेट हैविंग द स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो ये 2 लोग परमिट करती है को ऑप्टेड मेंबरशिप के अंदर। अब एक टर्म ऑफ ऑफिस, तो एक्स ऑफिस मेंबर होता है इसका, वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो बार काउंसिल का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसके मेंबर में से चुना जाता है वो, और प्रेसिडेंट के पास जो होती है होल्ड होती है ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर, ये 2 साल के लिए ऑफिस चला सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स मेंबर, उसके मेंबर में से। इसके पास जो ऑफिस होता है वो भी 2 साल के लिए ही होता है। फंक्शंस एंड पावर, इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल, तो बार काउंसिल के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बार काउंसिल के फंक्शंस ऑफ पावर क्या क्या है, हमने रेगुलेशन करना है, किसका रेगुलेशन करना है, लीगल एजुकेशन का। हमें रिकॉग्नाइजेशन करना है लॉ डिग्री का। हमें एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, हमें ध्यान रखना है एडमिशन और एनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट। डिसिप्लिनरी पावर, कोई भी ऐसी पावर जो डिसिप्लिनरी एक्शन का अगेंस्ट लेती है। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, हमें लीगल एड और अदर फंक्शन। फिर है इलेक्ट्रिक डिस्प्यूट, इलेक्शन डिस्प्यूट और फंड एंड अकाउंट। ये जितने भी पॉइंट है आपके, जैसा डिसिप्लिनरी एक्शन तो उसमें डिसिप्लिन का एक्शन लेंगे जो उसका वायलेशन करेगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया है वो प्रमोट करेगी, मेंटेन करेगी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनल और कंडक्ट एंड द एटिक्यूट अमॉन्ग एडवोकेट। लीगल एड, अगर हम लीगल एड की बात करें तो जो गरीब पुअर है, जो वकील को ऑफर नहीं कर सकते, उनको लीगल एड देने का काम होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट, ये सब इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो क्या कह रहा है, इनरोलमेंट ऑफ द सीनियर एडवोकेट। एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के रूप में कब रजिस्टर्ड हो सकता है, एडवोकेट एक्ट 1961 क्या कहता है, सीनियर एडवोकेट क्यों कौन है। तो सीनियर एडवोकेट कौन है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए लॉयर्स स्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस इन लीगल पॉइंट। ठीक, तो हम यहाँ पे कंप्रेसिव के डिस्कशन का रीड करेंगे। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
तो एडवोकेट एक्ट 1961 में कौन एलिजिबल है? तो बीसीआई रूल। अगर हम बीसीआई रूल की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ रूल्स बनाती है, और ये रूल्स जो है सभी के ऊपर लागू होते हैं। तो रूल जो है 40 है, जो अंडर 40 है, चैप्टर 3 ऑफ द बीसीआई रूल्स। अपॉइंटमेंट फॉर डेजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट क्या है? डेजिग्नेशन यानी कि सबमिशन। तो सबसे पहले है एलिजिबल फॉर डेजिग्नेशन नीड्स टू सबमिट एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट। अब ये जब हम बात कर रहे हैं कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के कंटेंट क्या क्या होंगे? तो इसमें एडवोकेट जो अपने लीगल प्रैक्टिस का ब्यौरा देगा, अपने जो इम्पोर्टेंट केसेस जो उसने जीते हैं या जो उसके हाथ में है उन सब के बारे में लिख देगा। वो जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसने लीगल लाइफ के अंदर उसको एक्सप्लेन करेगा, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होगा उसके साथ इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देगा। अब इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? इसकी स्क्रूटनी करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। कैसे करेगा हाई कोर्ट सुनवाई? हाई कोर्ट इसको कंसिडर करेगा, इसको चेक करेगा, इसको क्रॉस चेक करेगा। अब अगर हम बात करें तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर इसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। नोटिफिकेशन ऑफ डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है। किसी की भी एडवोकेट हो गया, मान लो सीनियर एडवोकेट हो गया कोई भी, उसका एक्सपीरियंस का टेस्ट हुआ, उसमें भी वो सीनियर एडवोकेट जो है पास हो गया, तो इसके लिए हमने ऑफिशियल नोटिस निकाल के उसके नाम को भी लिख दिया सीनियर एडवोकेट की। तो उसकी जो सीनियर एडवोकेट की जो लिस्ट है हाई कोर्ट की, उसके अंदर वो दर्ज हो जाएगा, उसका नाम अप्रूव हो जाएगा। पब्लिकेशन, जो नाम होगा जिसका भी अपॉइंट किया जा रहा है ऑफिशियल का, वो कोर्ट की, हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अनाउंस किया जाएगा, बताया जाएगा। जो राइट्स हैं इसके पास, सीनियर एडवोकेट के पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है? अगर राइट्स की बात करें सीनियर एडवोकेट के पास, तो कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं इसको। जैसे इसको स्पेस मिलता है कोर्ट में बैठने के लिए, ठीक है। राइट ऑफ द फर्स्ट मेंशन एंड डिस्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। इसका ड्रेस भी थोड़ा सा अलग होता है सीनियर एडवोकेट का, नॉर्मल एडवोकेट से अलग होता है इसका ड्रेस भी। मतलब होता ब्लैक ही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर का फर्क हो सकता है, कपड़े का फर्क हो सकता है, अच्छा थोड़ा सा कपड़ा होता है इस तरह की। अब सीनियर एडवोकेट जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो सीनियर एडवोकेट जो है प्रिविलेजेस ले सकता है, ठीक है। सर ये तो हो गया ना। रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके ऊपर? तो रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके ऊपर? ये प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग एन अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कोर्ट के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो डायरेक्टली किसी केस को कोर्ट में फाइल नहीं करेगा, ठीक है, अपीयरेंस नहीं देगा कोर्ट में। दे कैन ओनली अपेयर इन द मैटर थ्रू दियर अदर एडवोकेट। वो दूसरे एडवोकेट के थ्रू ही कोर्ट के अंदर अपने मैटर को लेके आए, मतलब कोई भी मैटर के अंदर ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होगा, किसी एडवोकेट के थ्रू या उसकी हेल्प के लिए प्रेजेंट हो सकता है। कन्फर्मेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो एडवोकेट एक्ट है जिसका प्रोविजन है 16(2), उसके अंदर जो भी सीनियर एडवोकेट है वो कंफर्म करी जाएगा उसके डेजिग्नेशन में। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट प्रिंट करेगा, हाई कोर्ट बताएगा कि ये सीनियर एडवोकेट है, उसको कंफर्म कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी कर देगा। रिन्यूअल, हाँ, रिन्यूअल ऑफ डेजिग्नेशन। इसका डेजिग्नेशन रिन्यू कब होगा? तो पीरियोडिक रिव्यू होता रहेगा इसके कहने मतलब हर बार जो चेक होता रहेगा पीरियोडिकल बेस पर, 2 साल 3 साल बाद, कि वो सीनियरिटी उसकी कैसी है, अभी उसकी नॉलेज कैसी है। ये रेवोकेशन, अगर कहीं पर भी ये पाया गया कि उसका कंडक्ट जो है वो सीनियर एडवोकेट जैसा नहीं है, कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है, कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो रिवोक कर देंगे, उसका सीनियर एडवोकेट का तगमा छीन लेंगे, नॉर्मल एडवोकेट बना देंगे उसको। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या होता है ये बता दें। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात करें तो जब आप एक जनरल रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एडवोकेट का, तो एक कंडीशन है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होगा 1 साल के अंदर, शायद 2 साल के अंदर पास करना होगा, ऐसा प्रोविज़न है। तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसे हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कहते हैं, उसको आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आएगा, तभी आपके पास एडवोकेट का लाइसेंस आएगा, तब आपका कार्ड बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। उससे पहले आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे किसी एक कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपने लोकल कोर्ट है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस कोर्ट के अंदर। मिनिमम, इसके लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आपने जो है डिग्री कंप्लीट कर ली हो, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स आप मेंटेन कर रहे हो, लीगल कम्युनिटी में आपका बिहेवियर ठीक रह रहा है, आपके खिलाफ कोई शिकायत ना हो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है?
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपको किसी एक एडवोकेट से जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके बार काउंसिल में जमा कराना पड़ेगा, तभी आप जो है बार काउंसिल के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। प्री चॉइस ऑफ द प्रैक्टिस, जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, वो चाहे लॉ की डिग्री लेके बैठा हो, उसको भी अलाउड नहीं कर सकते कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। वेदर दे हैव कंप्लीटेड दियर लॉ डिग्री कंप्लीट कर ली हो तो भी। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है इसका, कंटेंट और फॉर्मेट की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट पे पेपर होता है। एक्सेस किया जाता है कैंडिडेट को ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, अंडरस्टैंडिंग द सब्सटेंटिव एंड द प्रोसीजरल लॉ। तो ये इसके सब्जेक्ट हैं जो आपके ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम में आते हैं, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ। ओपन बुक एग्जाम, ये जो एग्जाम है अभी तक ओपन बुक एग्जाम है, आप कितनी भी बुक लेके जा सकते हैं, वहाँ पे बुक खोलकर आंसर लिख सकते हैं। पोस्ट एनरोलमेंट एवल्यूशन, इनरोलमेंट एवल्यूशन क्या है, जब आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद आपके लिए क्या है, आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअल असेसमेंट। कंटिन्यू की आपकी असेसमेंट की जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल बाद 3 साल बाद आपका टेस्ट होता रहेगा। ब्राइट बिटवीन एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, इट सर्व अ ब्रिज, ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ब्रिज कहता है, ब्रिज किसका काम कर रहा है, लीगल एजुकेशन और लीगल प्रैक्टिस का। जो आपने लीगल एजुकेशन लिए, वकालत का कोर्स आपने किया, पूरी पढ़ाई की लॉ की, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो आपने थियोरटिकल नॉलेज जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज में चेंज कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है जो बार काउंसिल का एग्जाम होता है। अब है एथिक्स एंड द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एम्फेसिस ऑफ एथिक्स। एथिक्स जो है वो जरूरी है, एथिक्स मतलब एडिकेट्स हो गया, बिहेवियर हो गया, वो सब। अब है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वालिटी किसकी है, एडवोकेट, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। तो जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल और मेजर्सिस के ऊपर भी काम करता है। इंडिविजुअल जो भी इस एग्ज़ाम में एंटर करता है, जो लीगल प्रोफेशन बनना चाहता है या जो वकालत करना चाहता है आगे, वो अपनी क्या करेगा, तो कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विस प्रोवाइडेड इन द कंट्री। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का भी काम किया जाता है। अल्टीमेटली द एग्जामिनेशन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। फाइनली हम बात करें तो ये क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जहाँ पे आपका जो इंश्योर करता है कि जो लॉयर है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगा अपनी कंट्री के लिए, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करेगा। कंटेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करें, जैसे एनकरेज करना लर्निंग को, अडॉप्टिंग ऑफ द चेंजेस, नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और नेशनल मोबिलिटी, पब्लिक कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस ऑफ द क्लाइंट, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसके साथ जुड़ी हुई है ऑल इंडिया बार एग्जाम के साथ। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है रिट जुरिडिक्शन क्या होता है। 226 के अंदर जो रिट जुरिडिक्शन है उसको बताना है। तो आर्टिकल 226 है जो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू कर सकती है किसी भी पब्लिक मैटर में। तो रिट वो होती है जो पब्लिक के कॉज में, पब्लिक के बेनिफिट में इशू की जाती है। नेचर एंड स्कोप ऑफ द रिट की बात करें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट की बात करें, तो ये जो है आर्टिकल 226 हमें प्रोवाइड करता है। वाइड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन काफ़ी वाइड है। आर्टिकल 226 कहता है इनेबलिंग द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज देयर जुडिक्शन फॉर द वेरियस पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो आर्टिकल 226 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करता है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस की। अब रिट कितने तरह की है, रिट वही है जो 5 तरीके की आपने पहले पढ़ी हुई है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टररी और क्यो वारंटो। हैबियस कॉर्पस कब इशू करता है कोर्ट, जब किसी भी इंडिविजुअल को जो गिरफ्तार हो, जो अरेस्ट हो, उसके राइट को सिक्योर करने के लिए उसको अपने सामने पेश होने के लिए कह सकता है कोर्ट। मैंडमस एक कमांड है जो सरकारी अधिकारी को दी जाती है, पब्लिक ऑफिशियल की, कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करे, एक सरकारी अधिकारी अपने काम को करे। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल एक्सीडिंग देयर जुरिडिक्शन और एक्टिंग कंट्री ऑफ द नेचुरल जस्टिस। सर्टररी जो है वो किसने दी जाती है, ये क्वैश करती है, किसी को क्वैश करती है, ऑर्डर ऑफ द इंफीरियर कोर्ट,
किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को इफ इट एक्ट बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, अगर वो अपने जुडिक्शन के बियॉन्ड जाके एक्ट करते हैं क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो क्या है? इंक्वायरीज है जहाँ पे हम लीगलिटी की बात करते हैं पर्सन की जो होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस एंड चैलेंजेस दियर अथॉरिटी। ग्राउंड्स एंड रिट्स, इस रिट्स के ग्राउंड क्या क्या है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस, जुडिशियल एरर, लेटेस्ट केसेस। इसके अंदर कुछ लेटेस्ट केसेस भी है जो आया आपका के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो पुट्टा स्वामी वाला केस था वो आर्टिकल 220 से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बताता है हाई कोर्ट से जोड़कर। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आता है, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के अंदर, वो अगर कहीं पर भी वायलेट होता है तो सिटीजन जो है उसके लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगेंस्ट अनवांटेड इंस्ट्रक्शन। एक है नीरज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट का, स्ट्रक डाउन द सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो डिटरमाइन करता है आपके काउंसिल्स को जो होमोसेक्सुअल एक्ट बिटवीन द एडल्ट के साथ होमोसेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व थे। राघव टांका वर्सेस सुखराम, इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जुरिडिक्शन से बोला कि रिट जुरिडिक्शन पास करते हुए डायरेक्शन दिया इमीडिएट रिलीज ऑफ द अनडेटरल प्रिजनर, यानी कि जिसको आपने बंद रखा हुआ उसको तुरंत रिलीज दे दे, तुरंत आज़ाद कर दे। तो मैक्सिमम सेंटेंस फॉर द ऑफेंस ही वाज अक्यूज्ड ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी उसकी पनिशमेंट हो सकती थी वो ऑलरेडी उसको बियर कर चुका है, पूरी तरह से भोग चुका है। कुछ इसके लीडिंग केस है, लीडिंग केस मैंने बहुत सारे लिखे हैं इसके अंदर आपको, यानी करीबन 10 लीडिंग केस है। तो आप सारे लीडिंग केस तो मत करना, लेकिन 2-3 तो का ही लेना। जैसे 2-3 केस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कर दिए आपने, 2-3 केस आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कर लिए, तो कहीं भी क्वेश्चन में फिट करने का मौका मिले तो वहाँ पे इसको फिट कर दो। कुछ केसेस आपने कर लिए एडवोकेट एक्ट से जुड़े हुए, 1961 से जुड़े हुए। तो ये 2-3 केस कर लेना, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाएगा इसको फिट करने का। और कुछ आपके डाउट है तो वो पूछ लो एक बार। वैसे तो ये कोर्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, कोर्ट, एडवोकेट, बार बेंच रिलेशन, इन्हीं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और इन्हीं से जुड़ के आपको करना है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट कर लेंगे तो भी आपका ये अधिकतर चीज़ें कवर हो ही जाती हैं उसके अंदर। जो एडवोकेट की ड्यूटी है ना क्लाइंट के लिए, कोर्ट के लिए और फेलो एडवोकेट्स के लिए, सीनियर एडवोकेट्स के लिए, वो सारी आपको करनी है। सारी ड्यूटीज़ कर लोगे तो वही सब पूरा सिलेबस ही कवर हो जाता है उसके अंदर लगभग लगभग। कोई और आपके डाउट कोई पूछ